अरे ओ रश्मि बहू, ये सुबह सुबह बाकी के सारे काम छोड़कर तू इस कमरे की सफाई क्यों कर रही है? दरअसल मम्मी जी, मेरी छोटी बहन सोनम आ रही है। कुछ दिन वो यहीं पर रहेगी। वो माँ और पापा यात्रा पर जा रहे हैं ना, इसीलिए। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ मम्मी जी। वैसे आपको सोनम के यहाँ आने से कोई एतराज तो नहीं है ना? अरे नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बाकी सासों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। सोनम भी हमारी अपनी ही है। वो जब चाहे यहाँ पर आ सकती है। शुक्रिया मम्मी जी। रश्मि अपनी सास मेनका और देवर सिद्धार्थ के साथ रहती है। उसका पति करण दूसरे शहर में नौकरी करता है, इसीलिए वो साल में 2 से 3 बार ही आता है। फिर शाम होने पर रश्मि की बहन सोनम घर आती है। अरे वाह दीदी, आपने तो इस कमरे को कितना सुंदर बना दिया है। आप तो कमाल हो दीदी। चल चल, अब ज्यादा मक्खन मत लगा और थोड़ा आराम कर ले। मैं तुझे थोड़ी देर बाद बुलाऊंगी, तब तू चाय पीने आ जाना। ठीक है दीदी। फिर थोड़ी देर बाद में रश्मि का देवर सिद्धार्थ वहां पर आता है और तभी सोनम उसे देखती ही रह जाती है। हे, मैं सिद्धार्थ हूँ। हेलो, मैं सोनम। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम तो दीदी और जीजू की शादी में भी नहीं थे, क्योंकि तभी मैं अपने मास्टर्स की पढ़ाई के लिए लंदन में था और उस दौरान मेरी फाइनल एग्जाम चल रही थी, तो आना ही नहीं हो पाया। अच्छा, तो अब तुम यहाँ पर अच्छे जॉब कर रहे होंगे, है ना? हाँ, मैं एक बहुत ही बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करता हूँ और मैं अभी 1 महीने पहले ही ज्वाइन हुआ हूँ। वाह, क्या बात है। चलो ठीक है, रात में खाने पे मिलते हैं, उसके बाद और बातें करेंगे, लेकिन अभी एक जरूरी कॉल करना है मुझे। ठीक है सिद्धार्थ, कोई बात नहीं। फिर सिद्धार्थ वहां से चला जाता है। हे भगवान, कितना गोरा चिट्टा और हैंडसम लड़का था ये। विदेश से पढ़कर आया है। मैं तो एक नजर में ही पागल हो गई। अब सोनम सिद्धार्थ के करीब आने की कोशिश करने लगती है। ऐसे ही एक दिन, भाभी, मम्मी, मैं दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ और रात में बाहर से ही खाना खा कर आऊंगा। ठीक है बेटा। अरे सिद्ध, तुम सोनम को भी लेकर जाओ ना अपने साथ। वैसे भी दिन भर घर पर बैठकर ये काफी बोर हो जाती है। ठीक है भाभी। सोनम, तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं गाड़ी निकालता हूँ। ठीक है सिद्ध, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। सोनम की खुशी का अब कोई ठिकाना नहीं होता। वो सिद्ध के साथ मूवी देखने चली जाती है, लेकिन उस दिन के बाद से वो हर जगह पर उसके साथ जाने के लिए आती ही रहती है, जो सिद्ध को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे सिद्ध, मैं भी तुम्हारे ऑफिस आऊंगी आज। थोड़ी देर वहां सबसे मिलूंगी, फिर वापस लौट आऊंगी। फिर शाम में हम दोनों कहीं बाहर जाएंगे। सुना है यहाँ पास में ही काफी अच्छी बेकरी है, वहां पर हम दोनों पेस्ट्रीज भी खाएंगे। देखो सोनम, मैं ऑफिस में काम करने जा रहा हूँ, ना कि घूमने, और मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें वहां पर नहीं ले जा सकता। अरे पर सिद्ध, इतना कहकर सिद्ध वहां से चला जाता है और वो ये सारी बातें रश्मि और मेनका से कहता है। भाभी, बुरा मत मानना, लेकिन अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, सोनम को वही आना होता है। अब वो मेरे साथ ऑफिस आने की बात कर रही है। वो तो मेरे गले ही पड़ गई है भाभी। आप प्लीज समझाइए उसे। लेकिन सिद्ध, इसमें गले पड़ने वाली कौन सी बात है? वो बस तुम्हारे साथ अच्छी दोस्ती करना चाहती है। उसे भी नए दोस्त बनाने हैं। अरे उसे भी घूमने फिरने का मन करता है। अरे ओ बेवकूफों की महारानी, ये तो क्या बकवास कर रही है। और ये तो मैंने भी देखा है, तेरी बहन को ज्यादा ही उतावली रहती है सिद्ध के साथ जाने के लिए। अब वो बेचारा उसे हर जगह पर थोड़ी ना ले जा सकता है। कितना भी किया तो वो तेरी बहन है और ये तेरा देवर। रिश्तों की भी कोई मर्यादा होती है। अरे मम्मी जी, आप ना एकदम बेफिजुल की बातें कर रही हो। जाने दीजिए। अगर सिद्ध सोनम को लेकर नहीं जाना चाहता तो कोई बात नहीं। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ सोनम, जा बेटी,
जाकर मेरे लिए चाय बना कर ला। और वो नीले डब्बे में नान कटाई बिस्किट और फरसान रखे हैं, वो भी लेकर आना। अरे नहीं काकी जी, मैं अभी अभी वॉक करके आई हूँ और अब मुझे थोड़ा आराम करना है। दीदी थोड़ी ही देर में बाजार से आती ही होगी, आप उन्हीं से बनवा लो चाय। अरे कैसी लड़की है तू, एक चाय भी नहीं बना सकती क्या? अरे काकी जी, अगर एक दिन आपने देर से चाय पी ली तो कौन सा भूकंप आने वाला है? इतना बोलकर सोनम अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन रात में जब सेठ बारिश में हल्का सा भीग कर आता है, तभी सोनम नींद में से उठकर उसके लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाती है। ये लो सेठ, तुम्हारी पसंदीदा मोचा फ्लेवर कॉफी। दीदी बता रही थी कि तुम्हें ये वाली कॉफी बहुत पसंद है। शुक्रिया सोनम। और कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? तुम तो काफी भीग गए हो। हाँ, अच्छा रहा सोनम, वो आते आते भीग गया। रेनकोट तो मैं घर पर ही भूल के गया था। ओफो सिद, तुम भी ना, कल से छाता या रेनकोट लेकर ही जाना, और अगर भूल जाओ तो मुझे फोन करना, मैं तुम्हें लेने के लिए ऑफिस तक पहुंच जाऊंगी। ठीक है। कैसी बनी है कॉफी? चक्कर तो बताओ। अच्छी बनी है। मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाती हूँ। मेरी सहेलियां तो ये बोलती है कि तुम्हें अपना कैफे खोलना चाहिए। अरे वाह। और बताओ। अच्छा, मैं अभी कमरे में जा रहा हूँ, वो मुझे एक प्रेजेंटेशन बनाना है। कॉफी पीते पीते बना दूंगा उसे। अच्छा, तो मैं भी आऊँ तुम्हारे साथ? उतनी ही तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। अरे नहीं सोनम, मैं कर लूंगा, और इस कॉफी के लिए शुक्रिया। फिर सेठ कॉफी लेकर वहां से चला जाता है और ये सब मेनका देख लेती है और उसे अब धीरे धीरे सोनम की हरकतों पे शक होने लगता है। रश्मि बहू, मैंने जब कल उसे अपने लिए चाय बनाने के लिए बोला था, तब उसने नहीं बनाया, और रात में नींद से उठकर सीत के लिए उसने कॉफी बनाई, और वो जिस तरह से उससे बातें करती है, बड़ा अजीब लगता है। मुझे तो उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। अरे मम्मी जी, आप मेरी बहन के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? वो बहुत छोटी है और उसका मन नहीं होगा काम करने के लिए, इसीलिए उसने आपको चाय नहीं बना कर दी। सिद्ध और उसकी उम्र एक बराबर है, इसलिए वो उससे दोस्ती करना चाहती है, लेकिन आप उसके भाव को गलत समझ रही हो। नहीं रश्मि बहू, ऐसे ही मेरे बाल सफेद नहीं हुए हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि किसके मन में क्या खिचड़ी पक रही है। मम्मी जी, जो आप समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है, इसीलिए बार बार एक ही राग आलापना बंद कीजिए। अब गुजरते दिन के साथ साथ सोनम का सिद्ध के प्रति प्यार बढ़ने ही लगता है। फिर एक रोज जब रश्मि और मेनका दोनों बाहर गए होते हैं, तभी घर की लाइट चली जाती है और सोनम सिद्ध के गले लग जाती है। अरे सोनम, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है सिद्ध, मेरे फोन की बैटरी भी डेड हो चुकी है। मुझसे दूर मत जाना, मैं अंधेरे में बिल्कुल नहीं रह पाती। अरे हाँ बाबा, तुम घबराओ मत, मैं यहीं पर हूँ। फिर सिद्ध मोमबत्ती जलाता है और वो दोनों एक साथ बैठते हैं। अच्छा हुआ जो तुम आज घर पर हो, वरना इस अंधेरे में मेरी जान ही चली जाती। अरे कोई बात नहीं, अब मैं हूँ यहाँ पर। वैसे सिड, तुम्हारी अभी शादी की उम्र हो चुकी है, तो तुम्हारी जिंदगी में कोई है क्या? एक लड़की है जिसके साथ वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। वो बस मुझे पसंद है, लेकिन उससे कोई प्यार व्यार नहीं है। चलो शुक्र है। क्या? मेरा मतलब अच्छा है। और तुम्हारी जिंदगी में कोई है क्या? अरे नहीं सेठ, मैं तो अभी तक सिंगल ही हूँ, लेकिन रेडी टू मिंगल भी हूँ। तुम भी ना सोनम, एक नंबर की झल्ली हो। इस तरह वो दोनों बातचीत करते हैं और सोनम को बहुत अच्छा महसूस होता है। फिर एक रोज जब सिद्ध का जन्मदिन आने वाला होता है, तभी दीदी, सिद्ध का पसंदीदा रंग कौन सा है?
सिद्ध को वैसे तो सारे ही रंग अच्छे लगते हैं, लेकिन वो ज्यादातर मरून रंग पसंद करता है। अच्छा, शुक्रिया दीदी। लेकिन तू क्यों पूछ रही है? अरे दीदी, परसों सिद्ध का जन्मदिन है ना, तो मैं उसके लिए अच्छे से अच्छा तोहफा लाना चाहती हूँ। मैंने तो उसके लिए केक का डिजाइन भी चुन लिया है, और तो और मैं उसे एक ग्रीटिंग कार्ड भी दूंगी। उसका ये जन्मदिन एकदम खास होना चाहिए। सोनम की ये बातें सुनकर रश्मि एकदम हैरान रह जाती है। ये सोनम कभी किसी के जन्मदिन के लिए इतनी उत्साहित कभी नहीं हुई, लेकिन ये सिद्ध के लिए कितनी तैयारियां कर रही है। कहीं मम्मी जी की बात सच तो नहीं? नहीं नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर एक रोज, अरे सिद्ध का फोन कब से बज रहा है? लगता है वो नहा रहा होगा। मैं ही उठा लेती हूँ इसे। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? हेलो सिद्ध, कहाँ पर हो तुम? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ कैफे में। जल्दी आओ, मैं अकेली बैठी हूँ यहाँ पर। क्या? कोई लड़की? सिद्ध नहीं आने वाला वहां पर, तू चली जा वहां से। क्या? कौन बोल रहा है? मैंने कहा ना सिद्ध नहीं आएगा वहां पर। चल फोन रख अभी। सोनम की ये बातें सुनकर वो लड़की बहुत गुस्सा हो जाती है और बाद में वो सिद्ध के साथ बहुत झगड़ा भी करती है। सोनम, जब से तुम यहाँ पर आई हो तब से मेरा जीना तुमने दुश्वार करके रखा है। अरे मेरी सहेली से इस तरह से बात करने की क्या जरूरत थी? वो वही लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ। अब खामोखा तुमने हम दोनों में गलतफहमियां पैदा की है। लेकिन सिद्ध, मुझे तो लगा कि… अरे चुप रहो तुम, पक गया हूं मैं तुम्हारी आवाज सुनकर। हद होती है यार। सिद्ध गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और सोनम को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो अब उदास होकर दूर चली जाती है। सिद्ध ऐसे कैसे बोल सकता है मुझे? नहीं, मैं उसके साथ ही शादी करूंगी और मैं अपनी दीदी की देवरानी बनूंगी। फिर सोनम सिद्ध को एक वॉइस नोट भेजती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सिद्ध, और तुम्हारी कही हुई बातों से मुझे बहुत तकलीफ हुई है। तुम्हारे सिवा मुझे कुछ भी नहीं दिखता सिद्ध, और अगर तुम मुझे नहीं मिल सकते तो मेरा जीकर कोई फायदा नहीं है। मैं अपनी जान देने के लिए नदी पर आई हूँ सिद्ध। हे भगवान, ये लड़की भी ना सच में पागल है। फिर सिद्ध सोनम को बचाने के लिए नदी पर चला जाता है और उसे देखकर सोनम बहुत खुश होती है। तुम आ गए सिद्ध। मुझे पूरा विश्वास था कि अगर तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए कुछ है तो तुम मुझे बचाने जरूर आओगे, और वही हुआ। इसका मतलब तुमने मेरा प्यार परखने के लिए ये सब किया है ना? अरे नहीं सिद्ध, मैं तो बस वो… देखो सोनम, मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम मेरी भाभी की बहन हो, और हम दोनों में दोस्ती के अलावा और कोई रिश्ता नहीं बन सकता। तभी वहां पर रश्मि भी आती है और वो सोनम को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। अरे ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई क्या? क्यों? जान देने वाली थी ना तू अपनी, दे ना। रुक क्यों गई फिर? देख सोनम, लोगों को तंग करना बंद कर दे। अगर सामने वाला तुझसे प्यार नहीं करता तो तू उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। वो तो तू मेरी बहन है, इसीलिए सिद्ध ये सब झेल रहा है। बेशर्म कही की, तुझे ये सारा नाटक करने के लिए मेरा ही देवर मिला था क्या? माफ करो दीदी, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। खबरदार सोनम, अगर आइंदा से किसी को इस तरह झूठा नाटक करके परेशान किया तो… माँ और पापा 4 दिन पहले ही आ चुके हैं और उन्होंने तुझे फोन करके बताया भी था, लेकिन तूने उनसे झूठ बोला कि मौसम खराब होने के कारण तू नहीं आ पाएगी। क्यों? तुझे और रुकना था ना मेरे ससुराल में। हाँ, गलती हो गई दीदी, मुझे माफ करो। अरे क्या माफ करो लगा रखा है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने सुबह सुबह माँ को फोन किया, तब मुझे सब कुछ पता चला। नालायक कही की। फिर रश्मि अपनी बहन को वापस घर भेज देती है और सोनम की अकल अब पूरी तरह ठिकाने आ जाती है।
ज्वाला अपने पति यशपाल और दो बेटे मुकेश और अखिल के साथ रहती है। वो स्वभाव से काफी सख्त होती है और हर किसी पर अपना दबाव बनाए रखती है। अरे, आपने क्या अपनी सारी अकल बेच खाई है क्या? दिन रात चलने के बाद बस सांड की तरह फैल जाते हो। अरे जाओ, जाकर बाजार से सब्जियां लाओ। और हाँ, आते समय वो गोपालनाथ मिठाई वाले से मेरे लिए ताजी ताजी रसमलाई और बर्फी भी लेकर आना। ज्वाला, अरे तुम इतनी बुजदिल कैसे हो सकती हो? थोड़ा तो अपने पति पर रहम करो। अरे उस गोपालनाथ के दुकान के बाहर मुझे 2 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, तब जाकर मुझे तुम्हारी मिठाई मिलेगी। हाँ तो आपके पैरों में क्या मेहंदी लगी है क्या, या सांप ने डस लिया है आपको? ज्यादा नौटंकी मत करो मेरे सामने और चुपचाप जाकर जितना बोला है उतना करो। ठीक है, 2 पैसे। मैं आपको कोई पैसे नहीं देने वाली। आपके पेंशन के सारे पैसे अब मेरे पास ही रहेंगे और उन्हें केवल मैं ही इस्तेमाल करूंगी, और कोई नहीं करेगा। क्या? ये तुम क्या कह रही हो ज्वाला? हाँ, सही कह रही हूं मैं। पहले की बात अलग थी। पहले मैं अपने मन को मारती रहती थी और कुछ नहीं खरीदती थी। लेकिन अब जब मेरे दोनों बेटे कमा रहे हैं तो आप उन्हीं से पैसे मांग लीजिए। आपकी पेंशन में से आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। सारे के सारे पैसे मैं ही इस्तेमाल करूंगी। लेकिन ज्वाला, ये सही बात नहीं है। अब आप मुझे मत सिखाओ कि क्या सही है और क्या नहीं। और दफा हो जाओ जल्दी से, वरना आज आपको कोई खाना नहीं मिलेगा। अभी बता दे रही हूं मैं। न जाने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे मैंने, जो इस जन्म में मुझे ऐसी हिटलर बीवी मिली है। क्या कहा आपने? जरा फिर से कहिए तो। कुछ भी तो नहीं, जा रहा हूं मैं। ले लूंगा मैं अपने बच्चों से पैसे। ऐसे ही ज्वाला के कारण न सिर्फ यशपाल को बल्कि मुकेश और अखिल को भी काफी परेशानी होती है। क्या? लेकिन माँ, हम थोड़ी ना रोज रोज कहीं घूमने जाते हैं। हाँ माँ, जाने दो ना हमें दोस्तों के साथ गोवा। अब हम बच्चे थोड़ी ना है। नहीं मतलब नहीं। तुम दोनों को अगर कहीं पर जाना है तो मुझे भी साथ लेकर जाना होगा, वरना तुम दोनों के पिछवाड़े अच्छी तरह से सुझा दूंगी मैं। और हाँ, कल रात को तुम दोनों फिर से 11 बजे आए थे। इतनी रात को घूमने का चस्का लग गया है ना तुम दोनों को। अगर आइंदा से लेट आए तो मैं तुम दोनों को घर में लूंगी ही नहीं। माँ, आप सच में हमारी माँ ही हो ना, या कोई दुश्मन हो? और नहीं तो क्या। अरे आपसे हमारी कोई खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। अरे हम अगर इस उम्र में नहीं घूमेंगे तो क्या बुढ़ापे में लाठी लेकर घूमने जाएंगे क्या? ज्यादा आवाज मत बढ़ाओ, वरना एक लपड़ लगाऊंगी ना तो हमेशा के लिए आवाज चली जाएगी। फिर मैंने कह दिया सो कह दिया। अब मुझे इस घटिया विषय पर और कोई फालतू की बहस नहीं चाहिए। सबका जीना हराम करती ज्वाला खुद की लाइफ में काफी एंजॉय करती है। एक दिन यशपाल अपने दोनों बेटों के लिए 2 लड़कियों का रिश्ता लाता है और ज्वाला भी उन दोनों को देखकर तुरंत उन्हें पसंद कर लेती है। सिमरन की मुकेश से और अर्पिता की अखिल से शादी हो जाती है। शादी के 1 हफ्ते बाद, अरे ओ अप्सराओ, कहाँ चली हूँ लाली लिपस्टिक लगा के? माँ जी, हम दोनों फिल्म देखने जा रहे हैं और हमने घर का सारा काम भी निपटा दिया है। हाँ माँ जी। अरे तुम दोनों ने फिल्म देखने का प्लान कैसे बना लिया? मुझसे अनुमति लेने की जरूरत नहीं समझी क्या? लेकिन माँ जी, आपसे अनुमति लेना जरूरी है क्या? हमने घर के तो सारे काम निपटा ही दिए हैं ना। अरे चिट्टन की, खुद को ज्यादा सयानी मत समझ। तू और तेरी जेठानी कान खोलकर सुन लो।
आज के बाद अगर कहीं भी जाना हो तो मुझसे अनुमति लेनी पड़ेगी, और अगर अनुमति लिए बगैर कहीं भी चली गई तो इस घर के दरवाजे तुम दोनों के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अब जाओ, जाकर मेरे लिए कड़ी चावल बनाओ। मुझे कड़ी चावल खाने का बहुत मन कर रहा है। लेकिन माँ जी, हमारी बाकी सहेलियां भी हमारा इंतजार कर रही है। प्लीज माँ जी, जाने दीजिए ना हमें। एक बार कही हुई बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? अगर वापस से मुंह खोला तो गर्मा गर्म चटका दे दूंगी तुम दोनों को, समझी? चलो अब जाओ अंदर, बड़ी आई फिल्म देखने वाली चुड़ैल कहीं की। ज्वाला अब अपने बहुओं के साथ भी काफी कठोरता से पेश आने लगती है, जिससे सिमरन और अर्पिता दोनों को भी काफी गुस्सा आता है। फिर एक दिन, माँ जी, आज अर्पिता और मैं हम दोनों बाहर गए थे, तभी मोहल्ले वाली सारी काकियां आपके बारे में बहुत बुरा भला बोले जा रही थी, और उनकी वह सारी बातें सुनकर हमें तो बहुत बुरा लगा। क्या क्या भोग रही थी वो सारी नालायक औरतें? अरे माँ जी, अब क्या ही बताए आपको, सुनकर तो आपको मिर्ची ही लगेगी, लेकिन एक प्रकार से उन्होंने सच ही कहा है। वो कह रही थी कि आपका शरीर तो बस फैलते ही जा रहा है और दिन ब दिन आप काफी बदसूरत भी होती जा रही हो। अब उन्हें ये थोड़ी ना पता है कि आप तो बस दिन रात बेड पर टांगे फैलाकर ही आराम फरमाती हो। अगर आप कुछ काम करोगी तभी तो पसीना छूटेगा और तभी आप सुंदर बनोगी। अर्पिता बहू, शायद तुम सही कह रही हो। सच कड़वा होता है, लेकिन है तो सच ही। मुझे अब काम करना शुरू करना पड़ेगा, और तब जाकर मैं फिर से पतली और सुंदर दिखूंगी और सबको जलाकर राख कर सकूंगी। हाँ माँ जी, आपको ये सब करने की बहुत जरूरत है। ओफो सिमरन, तू भी ना। माँ जी से ये सब नहीं होगा। माँ जी को तो बस दिन रात आराम ही करना होता है, ये थोड़ी ना पूरे घर की सफाई कर पाएगी। और तो और, इनसे तो बाकी के भी कोई काम नहीं हो पाएंगे। ओए बेवकूफ बददिमाग लड़की, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये सारे काम करूंगी, जरूर करूंगी। इस तरह देवरानी सिमरन अपनी दाल की भूमिका निभाकर जेठानी अर्पिता उस पर तड़का मार देती है। मतलब वो ज्वाला को भड़काने में कामयाब हो जाती है, और इस वजह से ज्वाला अब ज्यादा काम करने लगती है और दोनों बहुओं को अब काफी आराम भी मिलता है। दोनों देवरानी और जेठानी अपनी ये चालाक हरकतें करना बंद नहीं करती। एक रोज मोहल्ले के मंदिर में बड़ी पूजा होने वाली होती है। अरे ज्वाला, अब इस बार महाप्रसाद बनाने की बारी तेरी है। और हाँ, तू कितना दान करने वाली है? थोड़ा ज्यादा ही कर, क्योंकि तेरे दोनों भी बेटे अच्छी पोस्ट पर नौकरी करते हैं। अरे आंटी जी, लगभग 100 से भी अधिक लोग हैं, और इतने सारे लोगों का माँ जी खाना कैसे बना पाएगी? हम दोनों बहुएं हैं ना, हम करेंगे ये काम। हाँ आंटी जी, हम बना लेंगे। और वैसे भी हमारी माँ जी को तो ये भी नहीं पता कि घर में किचन कहाँ पर है, तो ये प्रसाद वो कैसे बना पाएगी? और रही बात दान की, तो मुझे नहीं लगता कि हम इतने पैसे दे पाएंगे दान के लिए। हाय हाय, ऐसी बात है क्या? नहीं तो। अरे मेरे इन निगोड़ी बहुओं की मत सुन, ये दोनों पागल खाने से छूटकर आई है। अरे मैं बनाऊंगी ना प्रसाद, और तो और दान भी सबसे ज्यादा मैं ही दूंगी। तुम लोगों ने क्या मुझे ऐसी वैसी समझ के रखा है क्या? ज्वाला नाम है मेरा, ज्वाला। इस तरह दोनों बहुएं ज्वाला के साथ फिर से खेल जाती है और अपनी सास से काम करवाने के साथ साथ उनसे पैसे भी निकलवा देती है। फिर एक दिन दोनों बहू बेटों की जोड़ी
हनीमून के लिए प्लान बनाती है, लेकिन ज्वाला उन्हें कहीं भी जाने के लिए मना कर देती है और इस कारण वो चारों काफी रूठ जाते हैं। पर फिर कुछ दिनों के बाद ज्वाला खुद अपनी सहेलियों के साथ घूमने का प्लान बनाती है। तभी, माँ जी, हो गई ना आपकी सारी तैयारी? हाँ सिमरन, अब बस वो कुर्ते और सेल्फी स्टिक लेना बाकी है, वो भी पैक कर दूंगी मैं। चलो अच्छी बात है, पर माँ जी, आपको पता है ना कि आपकी सारी सहेलियां कैसी है? नहीं मतलब अच्छी है, लेकिन फिर भी। अरे सिमरन, क्यों झूठ बोल रही है? उनकी कोई भी सहेली अच्छी नहीं है। अरे जो लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करें, वो आपके दोस्त नहीं होते हैं माँ जी। अरे आपकी सारी सहेलियां कितनी बार कितनी सारी जगहों पर जाती है, लेकिन आपको तो पता भी नहीं है। और तो और, उन्होंने तो इस ट्रिप पर भी आपको लेने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आखिर में आपको बुला लिया। और ये सारी बातें मैंने अपनी कानों से सुनी है और देखी भी है। क्या? हाँ माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। और ऐसे जहरीले लोगों की संगत में आप मत रहिए माँ जी। आप हमारी सास हो, लेकिन फिर भी हम आपसे माँ जैसा प्यार करते हैं, इसीलिए आपको सारी सच्चाई बता दी। हाँ माँ जी, इसीलिए हम नहीं चाहते कि आपको उनके साथ जाकर दुख हो या फिर कोई और परेशानी हो। अपनी दोनों बहुओं की सारी बातें सुनकर ज्वाला अब सोच में पड़ जाती है और वो ट्रिप पर जाने का प्लान कैंसिल कर देती है। फिर अगले दिन ज्वाला अचानक से यशपाल, अमृता और सिमरन को आपस में बात करते हुए देख लेती है। बहुआ, तुम दोनों एकदम सही जा रही हो, ऐसे ही ज्वाला को सबक सिखाओ। हाँ पापा जी, आप टेंशन मत लीजिए, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। और माँ जी को अगर हमने सीधा नहीं कर दिया तो आप हमारा नाम बदल दीजिए। हाँ पापा जी, माँ जी ने तो आपको और हम दोनों के पतियों को काफी परेशान किया है, लेकिन अब और नहीं। उन्हें यह नहीं पता कि आप हम दोनों के पापा के दोस्त हो और आपने हमें यहाँ पर इसीलिए लाया है ताकि हम माँ जी को लाइन पर ला सके। माँ जी अब से पेंशन के पैसे लेती थी ना, इसीलिए हमने उनके सारे पैसे दान करवा दिए। अरे वो तो हमसे काम भी कितना करवाती थी, इसीलिए हमने भी मिर्च मसालों से भरी बातों को सुना सुना कर उन्हें बहुत भड़काया है और वो खुद ब खुद ही काम करने लगी। और जब उन्होंने हम दोनों के हनीमून को कैंसिल कर दिया तो फिर हमने भी उन्हें उनकी सहेलियों के खिलाफ भड़काकर उनका ट्रिप पर जाना ही कैंसिल करवा दिया। माँ जी तो अब धीरे धीरे हमारे झांसे में फंसती जा रही है। अच्छा, तो ये सब तुम तीनों का कारनामा है। अरे ये दोनों तो है ही नागिन, लेकिन आप यशपाल जी, आप तो उनके सपेरे निकले। अचानक से ज्वाला को वहां पर देखकर वो तीनों काफी चौंक जाते हैं। मैंने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी यशपाल जी कि आप मेरे साथ ऐसा कांड करोगे। अरे आपने तो मुझे सबक सिखाने के लिए मेरे जैसी ही नमकीन और तीखी बहू लेकर आए। एक तो दाल के बराबर है और दूसरी उस पर तड़का देने वाली। तो फिर मैं और क्या करता ज्वाला? अरे तुम्हारे दबाव के कारण मेरा तो जिंदगी जीना मुश्किल हो गया था, अब जाकर कहीं राहत मिल रही है मुझे। माँ जी, आपको समझना होगा, हर कोई आपके इशारों पर नहीं चल सकता। हर किसी की अपनी ख्वाहिशें होती है, उनकी इच्छाएं होती है और हर किसी के जीवन जीने का तरीका अलग होता है। अरे आप जितना हम लोगों पर दबाव डालती हो, उतना ही दबाव कोई आप पर डाले तो आपको कैसा लगेगा? अब बहुत हो गया माँ जी, अब आपकी नहीं चलने वाली और आपको हर किसी का सम्मान करना होगा और हर किसी को तितली की तरह उड़ने देना होगा। और अब आगे से कोई भी आपके घमंड
डर और अहम के पिंजरे में कैद होने वाला नहीं है। अपनी बहुओं की सारी बातें सुनकर ज्वाला को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो उन तीनों से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो बहुओं। यशपाल जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि अब मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा यह स्वभाव कितना गलत है और इसके चलते दूसरों को कितनी तकलीफ होती है। मैंने सभी के साथ बहुत बुरा किया है, पर अब मुझे अपनी सारी गलतियों का प्रायश्चित करना है और उन गलतियों को सुधारना भी है। मुझे माफ कर दो। मैं अब किसी के साथ सख्ती से पेश नहीं आऊंगी। ज्वाला की बातें सुनकर सभी घर वाले उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद वो कुछ ही दिनों में पूरी तरह से सुधर कर सबके साथ प्यार और स्नेह से पेश आती है। माया अपने परिवार के दबाव के चलते अपने से 10 साल बड़े आदमी सुदीप से शादी करती है। एक बीवी होने के नाते जो सब माया को अपने पति से चाहिए होता है, वो उसे कभी नहीं मिलता। एक रात, सुदीप जी, कैसा था आपका दिन? ठीक ही था माया। चलो अच्छा है, आप फ्रेश हो जाइए। तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी लाती हूँ। फिर हम दोनों बालकनी में बैठकर कॉफी पियेंगे और इत्मीनान से बातें भी करेंगे। नहीं माया, वो मैं बहुत थक गया हूँ, अभी नहीं। ठीक है, वो आपने कहा था ना कि हम दोनों कहीं घूमने जाने वाले हैं। आपने टिकट भी बुक की थी। हम वहां पर पक्का जाने वाले हैं ना? नहीं माया, मैं तुम्हारे साथ अभी कहीं भी नहीं चल सकता। ऑफिस में थोड़ा काम बढ़ गया है और फिलहाल मेरी तबीयत भी कुछ ठीक सी नहीं लग रही, इसीलिए हम फिर कभी चले जाएंगे। इतना कहते कहते सुदीप सो जाता है और उसे देखकर माया को बहुत दुख होता है। एक दिन माया अपनी सहेली दीपिका से फोन पर बात करती है। अब तुझे क्या बताऊं दीपिका, सच में ये शादी करके मैं तो बहुत दुखी हो गई हूँ। लेकिन क्यों माया, तेरे ससुराल वाले तो कितने अच्छे हैं, जीजू भी तो कितनी अच्छी नौकरी पर है। वो बात नहीं है दीपिका, एक बीवी होने के नाते सुदीप जी का यह फर्ज है कि वो मुझे घुमाने ले जाए, मेरे लिए वक्त निकाले, मेरे साथ बैठकर 2 बातें करे। लेकिन नहीं, वो रात को ऑफिस से घर आते हैं तभी तक थक चुके होते हैं और ऑफिस में रहते हुए उनके पास मेरे लिए कोई वक्त नहीं होता। अब तू ही बता, मैं इस तरह से कैसे जी पाऊंगी? हाँ यार माया, तू जो कुछ भी बोल रही है मैं समझ सकती हूँ। मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अब मैं क्या करूँ दीपिका? शादी को अब 2 महीने होने आए हैं और हमारा बॉन्ड तो ऐसा भी नहीं है कि हम दोनों आपस में कोई भी बातचीत कर सके। शादी के पहले तो हम दोनों के बीच नॉर्मल ही बातें होती थी। सोचा शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, सुदीप जी वैसे पति नहीं बन पाए जैसे मैंने सोचा था। देख माया, तू अपना ख्याल रख। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना कर सकती हूँ कि तुम दोनों के बीच का उम्र का ये फासला जल्द से जल्द कम हो जाए और तुम दोनों में प्यार हो जाए। फिर कुछ दिनों बाद माया की सास अरुणा के पैरों में काफी दर्द होने लगता है, इसीलिए वो अब बाहर के सामान लाने की जिम्मेदारी अपनी बहू माया पर सौंप देती है। और जब माया गली के दूध वाले कमलेश के पास दूध लेने जाती है, तभी कमलेश और माया एक दूसरे को देखकर उन्हें पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। लेकिन तभी कमलेश की बीवी झिलमिल वहां पर आती है। अरे ओ कमलेश जी, खड़े खड़े कौन सा ख्याली पुलाव पका रहे हो अपनी खोपड़िया में? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस। और आप मैडम जी, क्या चाहिए बोलिए ना और ले जाइए। यू खड़ी क्यों हो यहाँ पर? कुछ तो बोलिए। वो मुझे 2 लीटर दूध और 2 दही के पैकेट दे दो, और हाँ, मक्खन की भी एक बड़ी वाली टिक्की दे देना। ठीक है मैडम जी।
कमलेश माया को वह सारा सामान देता है और वो दोनों एक दूसरे को एक प्यार भरी मुस्कान से देखते हैं। झिलमिल ये सब देखकर गुस्सैल शक्ल बनाती है, लेकिन वो इतना नहीं सोचती। रसोई की खिड़की से कमलेश की डेयरी दिखाई देती है और इस तरह दिन भर वो दोनों एक खिड़की के जरिए एक दूसरे को देख देख कर मुस्कुराते रहते हैं। ये कमलेश डेयरी वाला तो कितना हैंडसम है। इसकी एज भी मेरी जितनी ही लगती है, लेकिन इसकी बीवी एकदम देहाती। कितनी अच्छे से बात करता है वो। वाह, मैं तो उसे भूल ही नहीं पा रही। वही दूसरी तरफ कमलेश भी अकेले में माया के बारे में ही सोचता रहता है। अरे यार, 2 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक मैडम जी नहीं आई खिड़की पर। ये मैडम जी तो कितनी सुंदर है और दिल की भी कितनी साफ है। माया अब हर रोज दिन में 2 से 3 बार कमलेश की डेयरी पर कुछ ना कुछ खरीदी करने जाती है। फिर एक दिन वो जानबूझकर दूध में नींबू निचोड़ती है और दूध को फटने देती है ताकि उसे फिर से कमलेश के पास जाने का मौका मिल सके। अरे माँ जी, ये दूध तो फट चुका है, मैं दूसरा दूध लेकर आती हूँ। अरे नहीं बहू, अभी मत ला दूध। शाम को तो मैं बाहर जाने वाली हूँ, तो मैं घर में चाय नहीं पीने वाली। लेकिन माँ जी। अरे क्या लेकिन, तुम लोग तो कोई चाय भी नहीं पीते, इसीलिए मैं कह रही हूँ अभी दूध लाने की कोई जरूरत नहीं है और इस फटे हुए दूध का पनीर बना दे अब। ठीक है माँ जी। वैसे माँ जी, मैं सोच रही थी कि आज रात को रोटी सब्जी के साथ साथ दही भल्ले भी बना दूं, लेकिन घर में तो कोई दही नहीं है। मैं अब भी लाती हूँ। लेकिन बहू, माया अपनी सास की बात भी नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। इस माया को आखिर हो क्या गया है? जो लड़की पहले घर से बाहर निकलना तो दूर, बाहर देखती भी नहीं थी, वो अब कोई छोटा बहाना लेकर बाहर जाती रहती है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पर अरुणा को शक होने लगता है, वैसे ही वहां पर झिलमिल को भी माया पर शक होने लगता है। ये मैडम जी तो इतना नहीं आती थी पहले, लेकिन आजकल इनका आना जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है हमारी डेयरी पर। खैर, मुझे क्या है, हमारा कोई नुकसान थोड़ी ना हो रहा है, उल्टा फायदा ही हो रहा है, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही दिमाग के घोड़े दौड़ा रही हूँ। तू भी ना झिलमिलिया, 1 नंबर की बावली पूछे। फिर एक दिन झिलमिल की गैर मौजूदगी में कमलेश और माया एक दूसरे को फोन नंबर एक्सचेंज करते हैं और अब दोनों चुप चुप कर फोन कॉल्स पर और मैसेजेस पर बात करने लगते हैं। पता नहीं क्यों, कैसे और कब, लेकिन माया जी, मुझे आप बहुत अच्छी लगने लगी हो। जब आप नहीं दिखाई देती ना, तो मेरा कलेजा घबरा जाता है जी। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ कमलेश। तुमसे बात करना, तुम्हें देखते रहना, तुम्हारा हर एक एहसास मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कमलेश का जन्मदिन होता है, तभी कमलेश और माया मिलने का प्लान बनाते हैं। कमलेश जी, आज आपका जन्मदिन है ना, तो चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। दोपहर के समय में वैसे भी कम ग्राहक आते हैं। अरे नहीं झिलमिल, वो दरअसल वो मुझे अपने दोस्त के साथ बाहर जाना है। उन्हें मैंने आज मिलने का वादा किया है ना, इसीलिए। जाइए, आपके पास तो मेरे लिए कभी टाइम नहीं रहता। फिर जब कमलेश बाहर जाने को निकलता है, तभी माया भी अपने घर से बाहर निकलती है और उसे झिलमिल देख लेती है। कमलेश और माया दोनों एक अच्छी सी जगह पर मिलते हैं। हैप्पी बर्थडे कमलेश, ये लो तुम्हारा तोहफा और ये केक, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। थैंक यू माया जी, आप सोच नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ। कमलेश और माया दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। वैसे माया जी, आपने 10 साल बड़े आदमी से शादी क्यों की? मेरे घर वाले काफी गरीब हैं और वो पुराने विचारों वाले हैं,
इसीलिए सुदीप जी के साथ मेरी शादी करा दी। वो लोग उम्र के फासलों को एकदम आम बात समझते हैं, लेकिन मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि सुदीप जी एक पति जैसे कोई एफर्ट्स नहीं लेते। अच्छा, ये बात है क्या? मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मुझे भी झिलमिल से शादी करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर मुझे झिलमिल से शादी करनी पड़ी। और मुझ जैसे दूध वाले से कोई अच्छी लड़की कैसी शादी करती? कोई बात नहीं कमलेश, अब मैं हूं ना, हम दोनों हैं एक दूसरे के लिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए, अभी हमें निकलना चाहिए। घर पर झिलमिल है, अकेली है वो, दुकान भी खुली है, लेकिन अभी तो ठीक से 1 घंटा भी नहीं हुआ है। वैसी बात नहीं है माया जी, वो झिलमिल को भी देखना पड़ता है ना। अभी वो मेरी घर वाली है। सही कहा तुमने कमलेश, झिलमिल तो घर वाली है, और मैं चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे लिए तो एक बाहर वाली ही रहूंगी। सुदीप जी भी मुझे टाइम नहीं देते, और तुमसे तो ये उम्मीद भी नहीं थी मुझे। लेकिन माया जी मेरी बात तो सुनिए। माया गुस्सा होकर वहां से चली जाती है, और कमलेश भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। और जब वो दोनों गली में आते हैं, तब एक ही टाइम पर वो दोनों साथ में वापस भी आते हैं। और ये देखकर झिलमिल हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, ये कमलेश जी और मैडम जी तो दोनों एक ही समय पर गए थे और एक ही समय पर वापस भी आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? अभी झिलमिल का शक भी बहुत बढ़ जाता है, और वो कमलेश की एक एक हरकत पर नजर रखती है। और तभी वो उसके फोन को चुपके से देख लेती है, और वो उसके और माया के मैसेजेस पढ़ने लगती है। हाय हाय, काश मैंने पढ़ाई कर ली होती तो आज ये मैसेजेस पढ़ लेती। ये फोटो तो सामने वाली मैडम जी का है, ये वॉइस नोट सुन लेती हूँ। झिलमिल जब कमलेश और माया के वॉइस नोट सुनती है, तभी उसके पैरों तले की जमीन ही खिसक जाती है। माया जी प्लीज मत रूठिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे बात कीजिए माया जी। आपके बिना मेरा मन नहीं लग रहा। आज तो मेरा जन्मदिन है ना, तो प्लीज मत रूठिए मुझसे। नहीं कमलेश, मुझे बिल्कुल भी मैसेजेस मत करो। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो रुक जाते, लेकिन तुम्हें तो झिलमिल की पड़ी थी, तो अब तुम्हारा जन्मदिन उसके साथ ही मनाओ। हे राम, इसका मतलब उस चुड़ैल माया और मेरे पति के बीच लफड़ा चल रहा है। फिर झिलमिल कमलेश के पास जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। अरे झिलमिल, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मुझे सब पता चल गया है कि आपके और उस माया के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। अब मैं सब समझ गई हूँ। फिर झिलमिल कमलेश का हाथ पकड़कर उसे माया के घर ले जाती है, जहाँ पर अरुणा गांव चली गई होती है और घर में केवल सुदीप ही होता है। फिर झिलमिल सुदीप को वो सारे मैसेजेस दिखाती है, और अंत में माया और कमलेश को अपने अफेयर के बारे में कबूल करना ही पड़ता है। माया, तुमसे मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे माफ कर दीजिए सुदीप जी, लेकिन आपसे मुझे जो भी चाहिए था वो मुझे कभी नहीं मिला, और वो सब मुझे कमलेश में मिल गया, इसीलिए मैं उससे प्यार कर बैठी। मुझे भी माफ कर दो झिलमिल। मेरे माई बापू ने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर तुमसे मेरी शादी करा दी, इसीलिए मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। और जब मैं माया जी से मिला, तब से मुझे यह अच्छी लगने लगी। ठीक है, अगर आपका ऐसा ही है ना, तो अब मैं आपके साथ और नहीं रहेगी। रहो अपनी माया जी के साथ ही। आज से आपके और मेरे बीच का रिश्ता खत्म। तुम भी जा सकती हो माया, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती का कोई रिश्ता नहीं रखना है। अगर तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है, तो यहाँ पर रहकर क्या करोगे तुम? तभी माया और कमलेश को अपने घर गृहस्थी की कीमत पता चलती है, और वो दोनों अपने अपने पति पत्नी से कहते हैं, नहीं नहीं झिलमिल,
ऐसा मत कहो। मुझे भले ही तुमसे प्यार नहीं है, लेकिन अब तुम्हारी आदत सी हो गई है। मेरे माई बापू की तुम में जान बसती है। तुमने जिस प्रकार मुझे संभाला है, मेरा साथ दिया है, वो कोई और नहीं दे सकता। मैं तुम्हारे ही साथ अपना जीवन जीना चाहता हूँ। सच में झिलमिल, मुझे माफ कर दो। हाँ सुदीप जी, मैं भी अपने हंसते खेलते घर को नहीं तोड़ना चाहती। आप मेरे पति हो। मेरी बस आपसे एक ही शिकायत है कि आप मुझे वो सब कभी नहीं देते जो मैं असलियत में चाहती हूँ, सिवाय पैसे के। प्यार, वक्त, अहमियत, ये सब भी एक रिश्ते के लिए बहुत जरूरी होता है। हाँ माया, तुमने बिल्कुल सही कहा और मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि तुम मुझसे 10 साल छोटी हो और ये सब महसूस करना बिल्कुल जायज है। लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब हम दोनों में कोई भी दरार ना आए। इसका मैं पूरा ख्याल रखूंगा और तुम्हें वो हर खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। ठीक है कमलेश जी, सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। इसी सोच के साथ मैं भी आपको एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो चारों मियाँ बीवी अपने अपने गिले शिकवे मिटाकर खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।